Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu, dated 10th August 2024. So let's get started. And कल माधवी रक्कन का एक डाउट था विद रिस्पेक्ट टू क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आज की न्यूज देख लेते हैं। एंड आज सैटरडे तो उतनी ज्यादा रेलेवेंट न्यूज नहीं होती हमारे एग्जाम्स रिलेटेड, तो इसका फायदा उठाते हुए हम लोग, आप में से काफी लोगों की बहुत पहले रिक्वायरमेंट थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में कवर किया जाए, तो आज हम उसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। और उसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है पीएम श्री स्कूल। और काफी स्टेट जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सबको प्रॉब्लम है इस चीज से, बिकॉज उनका यही मानना है कि अगर हर चीज के साथ पीएम जोड़ देंगे आप और स्टेट गवर्नमेंट से कहेंगे इंप्लीमेंट कीजिए, तो फिर वोट कैसे मोबिलाइज होंगे? फिर रीजनल पार्टीज का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओके, प्रधानमंत्री श्री, सब कुछ अगर पीएम के नाम पर ही चलेगा तो फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी? राइट। एंड वो ठीक भी है, नीतीश कुमार ने भी एक टाइम पे कहा था कि आप स्टेट गवर्नमेंट से 50% शेयर ले रहे हो, ठीक है, फसल बीमा योजना में, और आप 50% दे रहे हो, लेकिन नाम लगा रहे हो सिर्फ प्रधानमंत्री, तो फिर चीफ मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर वो पब्लिक की साइकी में ऐसा बैठ जाता है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अन्न योजना, जो भी हो रहा है, सब कुछ प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो उसका असर वोटिंग के पैटर्न पे पड़ता है। इसलिए काफी स्टेट्स ने कहा कि हम ये पीएम श्री स्कूल वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बंगाल ने भी कहा, तमिलनाडु ने भी कहा, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेंटर कह रहा है कि हम आपको फंड रिलीज नहीं करेंगे। वैसे ही जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की फाइनेंशियल पावर कम हो गई है, और अगर सेंटर इस तरीके से हर चीज को टाई अप कर देगा किसी न किसी स्कीम के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते अपने यहाँ, तो फिर वो फेडरल का इशू बन जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, उसको जानेंगे, फिलहाल अभी आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सिसोदिया बेल इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट वाज दिस पॉलिसी एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उसको छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट refuses to put off NEET PG, says it can't put careers at risk. नो, बच्चों की डिमांड क्या थी? टू स्क्रैप दिस एनटीए। बहुत बेकार तरीके से एग्जाम्स कराए गए यहाँ पर। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में हमने देखा काफी लोगों का अरेस्ट भी हुआ। उसी तरीके से सीयूईटी का एग्जाम कराया एनटीए ने, वहां भी 30 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत दिए गए उसके आंसर्स। ठीक है, जो कि सिंपली एनसीईआरटी पे बेस्ड थे। आप आंसर ठीक नहीं दे सकते, बच्चे पेटिशन लगाएंगे, बच्चे उसका हर क्वेश्चन का पे भी करेंगे, ठीक है, आपको आपकी गलती बताने के लिए। तो एनटीए को स्क्रैप करने की बच्चों की डिमांड बिल्कुल वैलिड थी, और उसी के लिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि फिलहाल के लिए नीट का जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम है उसको होल्ड पे रखा जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते, इससे बाकी के जो बच्चे हैं उनका करियर रिस्क पे आता है। ठीक है, जरूरत एनटीए को रिफॉर्म करने की है, स्क्रैप करने की नहीं। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्रिएट कमिटी टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ इंडियंस एंड माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या इश्यू चल रहा है वो हमने देखा अभी तक। यहां पर काफी सारे, आप यहां देखिए, काफी सारे लोग हैं बांग्लादेश जो इंडिया की बॉर्डर पे आके इंडिया में क्रॉस करना चाहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा पैटर्न ये था जिसने डाउट क्रिएट किया बीएसएफ के दिमाग में, दैट इन इतने सारे लोगों में जो 600-700 लोग इकट्ठे हुए थे, इनमें कोई भी बच्चे और औरतें थे ही नहीं, ऑल वर मैन। तो इसने एक डाउट क्रिएट किया कि क्या ये वाकई जेन्युइन रेफ्यूजीज हैं या कुछ और ही प्लान चल रहा है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमिटी सेटअप की है। ए 5 member कमिटी लेड बाय सीनियर बीएसएफ ऑफिशियल has been set up to communicate with Bangladesh authorities to ensure the safety and security of Indian nationals, Hindus and other minorities. एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई बाय गवर्नमेंट एजेंसी। उन्होंने ये पाया दैट देयर इज नो मेजर अटैक ऑन Hindu and other minority communities as of now. Bangladesh sees crowding along the border all in North Bengal persuaded to return with the help of border guard of Bangladesh. ये एक बॉर्डर का चेक पोस्ट है, दैट इज शीतलकुची बॉर्डर इन कूच बिहार, नॉर्दर्न बंगाल में। ठीक है, दे वर डिमांडिंग एंट्री इनटू इंडिया। नाउ फोकस ऑन दिस पॉइंट। नो women and children were present among the crowd, which makes it suspicious about their movement. राइट, यानी कि किसी गलत इंटेंशन से आप एंटर करना चाह रहे हो इंडिया में। इंडिया फॉलोज ए नॉन लीथल पॉलिसी अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर। हम बांग्लादेश के साथ, वेस्ट में जो पाकिस्तान साथ है उसमें तो फिर भी जरूरत पड़े तो फायरिंग कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग थोड़ी नॉन लीथल पॉलिसी फॉलो करते हैं। फायरिंग ओनली टेक्स प्लेस इन एक्सट्रीम केसेस व्हाइल द बॉर्डर फोर्सेस आर इंस्टेड अलाउड टू यूज स्टन ग्रेनेड्स एंड पंप एक्शन गन्स टू डिटर द क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल्स। और बॉर्डर कितनी है हमारी इनके साथ? 4096 किलोमीटर, जो कि शायद इंडिया की सब, शायद ही नहीं, मतलब श्योरली इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर शेयरिंग है किसी कंट्री के साथ।
देन जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के केस में क्या कहा था, 30 सितंबर इज द डेडलाइन दैट जब तक आपको इलेक्शन कंडक्ट कर देने हैं यहाँ पर, ठीक है। डिलिमिटेशन भी कर दी गई है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हमें 58% का वोटर टर्नआउट भी देखने को मिला था जम्मू कश्मीर में इन लोकसभा इलेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि वहां के लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जम्मू कश्मीर में लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन हुए थे 2014 में, तो उसके बाद आपने फिर ये 18 तक आते आते खत्म कर दिया था इसको, आर्टिकल को, तब से कोई इलेक्शन हुए नहीं है वहां। Jammu Kashmir saw a record 58% polling in parliamentary polls. The poll body, however, did not announce date for the election. अब यहाँ पे पोल बॉडी जो हमारी इलेक्शन कमीशन ने ये तो कहा द टाइम हैज कम टू गिव पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देयर ओन गवर्नमेंट। जब से तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में चल रहा है सब कुछ, ओके। लेकिन अभी भी इन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है कि हम कब तक कराएंगे इलेक्शन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाय 30 सितंबर आप इलेक्शन करा दीजिएगा। Supreme Court in its judgment said holding elections in Jammu Kashmir by September 30, 2024। लेटेस्ट डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज हुई है उसमें जम्मू कश्मीर के पास कितनी सीट हैं अब, 90 असेंबली सीट्स, जिसमें से 74 जनरल कैटेगरी सीट्स होंगी, 9 विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 7 विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो देखते हैं वहां इलेक्शंस होते हैं कि नहीं। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, दैट इज सेंटर सप्ली रिटरेट टू तमिलनाडु गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, तमिलनाडु, इन सबको प्रॉब्लम है कि हम ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करना चाहते आपकी, ठीक है, और हम आपके पीएम श्री स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर सेंटर कहता है कि हम आपका फंड रोक देंगे। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु ने यही डिमांड किया था कि आप हमारा 750 करोड़ का जो फंड है उसको रिलीज कीजिए इनिशियली। फॉर करंट ईयर सेंटर शेयर हैज बीन फिक्स्ड एट 2152 करोड़ एंड स्टेट शेयर हैज बीन 14,034 करोड़। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं, इन्होंने ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली तमिलनाडु को कम्युनिकेट किया है कि आप पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए। ठीक, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड पीएम श्री स्कूल, इन दोनों टॉपिक्स को आज हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसे हम वेरियस हेड के अंडर पढ़ते हैं। फर्स्ट, किसने स्कूल एजुकेशन को लेकर क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। सेकंड, हायर एजुकेशन को लेकर क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। थर्ड, टीचर्स एजुकेशन, बिकॉज अच्छे टीचर्स ना हो तो आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लीजिए अच्छे आउटकम नहीं आ सकते। ठीक है, फिर जो बच्चे बुकिश नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर क्या प्रोविजंस किए गए। फिफ्थ हेडिंग विल बी टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज कर सकते हैं एजुकेशन में। सिक्स्थ पिलर इज एक्विटी और इंक्लूजन को इंश्योर करना है, ठीक है, कोई पीछे ना रह पाए। सेवंथ इज गवर्नेंस एंड रेगुलेशन को इंप्रूव करना है। देन रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना है, जिसके लिए हमने एनआरएफ लेकर आए थे, ठीक है, अनुसंधान। उसके अलावा हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अप्रोच लेना है एंड उनको फिर जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका असेसमेंट को लेकर भी क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं। एंड ग्लोबल आउटरीच, जिसके अंडर में हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया है अपने यहाँ कैंपस खोलना। ठीक है, तो ये 11 इसके मेन पिलर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। इसे हम वन बाय वन अब देख लेते हैं। स्कूल लेवल पर ये 10+2 स्ट्रक्चर जो हुआ करता था अब तक, उसको रिप्लेस किया गया है बाय 5+3+3+4। ओके, ये बताएगा कि बच्चे को पहले शुरू के 5 साल, यानी कि आपका नर्सरी, KG1 KG2 और फिर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, उसके बाद फिर 3 साल, फिर अगले 3 साल, फिर 4 साल। तो हमने 10+2 के स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया है ताकि हम उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें हर एक स्टेज पर, राइट। हर एक स्टेज पर उसकी जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पे हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर सकें उसका पूरा क्यूरिकुलम। देन नेक्स्ट इज फाउंडेशनल स्टेज, ये मानी जाएगी शुरू के 5 साल। इट इंक्लूड्स 3 years ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड 2 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, दैट इज क्लास 1 and 2, ठीक है, नर्सरी, KG1 KG2, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। तो पहले 5 ईयर माने जाएंगे फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद आएगी प्रेपरेटरी स्टेज, दैट इज क्लास 3 to 5, देन मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12। इसके अलावा 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं इसको माना जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। दिस एम्फेसाइज की यूनिवर्सल एक्सेस देना है हमें इस एज ग्रुप के बच्चों को इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्योंकि देखिए आपने 6 साल तक उसकी जो हेल्थ में, ठीक है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी होंगी, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसकी 3 to 6 ईयर के बीच में ग्रोथ कैसी हुई है। वो उसकी डाइट से लेके उसकी टीचिंग तक सब कुछ उसमें डिसाइड होता है। तो ये जो स्टेज होती है 3 to 6 ईयर, ये सब कुछ डिसाइड कर देती है कि फ्यूचर में बच्चा किस तरीके का निकलेगा। अदरवाइज आपने ऐसे ही बच्चे देखे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, कई घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन उनकी कॉग्निटिव, मेमोरी,
उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो इस स्टेज पर उतना अच्छा उनको ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए एजुकेटेड मदर्स जो होती हैं उनके बच्चों के आईक्यू लेवल में एक डिफरेंस आपको क्लियरली दिखेगा, इररिस्पेक्टिव कि कौन अमीर है कौन गरीब है। मल्टीलिंगुअलिज्म, यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है यूज ऑफ मदर टंग स्पेशली फॉर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल के जो बच्चे हैं उनको अगर आप इंग्लिश या हिंदी भी पढ़ाओगे तो वो फिर उनके लिए एक बर्डन हो जाता है। जैसे मेजोरिटी बच्चे, जब हमारी एक जनरेशन ने शुरू किया होगा या हमसे पहले, कि पहले इंग्लिश सीखिए फिर बाकी चीजें पढ़िए, ठीक है, वो हमारे लिए एक लैंग्वेज बैरियर बना पहले बचपन में, ठीक है। उसी तरीके से ट्राइब के बच्चों के लिए आज भी वो एक बैरियर है कि उन्हें या तो आप उनकी मदर टंग में सिखा लीजिए या रीजनल लैंग्वेज में सिखा लीजिए ताकि उन्हें ईजी लगे पढ़ाई करना, अदरवाइज वो उनके लिए एक बर्डन हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्फेसिस किया दिया गया टू प्रमोट द यूज ऑफ मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट क्लास 5 तक, ठीक है, बट प्रेफरेबली अंटिल क्लास 8, अगर हो सकता है तो क्लास 8 तक भी और उसके बियॉन्ड भी। Then no rigid separation of streams. Students in secondary education can choose subjects across arts, humanities, science, sports, vocational subjects, breaking the rigid division between science, commerce and arts stream. ठीक, अब मान लिया कि हमें इंजीनियरिंग करनी है क्योंकि अच्छी जॉब उसमें मिल जाती है, प्राइवेट सेक्टर पूरा ओपन हो जाता है उसके लिए, बट एट द सेम टाइम हमें इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स पढ़ने में भी या हमें इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में भी, तो ये जो रिजिड सेपरेशन था कि या तो आप आर्ट्स लीजिए या साइंस लीजिए, उस रिजिड सेपरेशन को ब्रेक किया गया है यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर। क्लियर? तो ये बात हो गई स्कूल लेवल की। हायर एजुकेशन रिफॉर्म, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है उसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि देयर विल बी चॉइस ऑफ मोर सब्जेक्ट्स एज वेल एज मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। 1 ईयर सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, अगर आप एग्जिट करना चाहते हो फर्स्ट ईयर के बाद तो आप कर सकते हो, 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 2 ईयर का डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स बैचलर डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स and 4 year bachelor degree with research if the student completes the full duration, right? कई बार हमें ये रियलाइज होता है 1 साल या 2 साल के बाद कि यार ये गलत फील्ड में आ गए, हमें इससे एग्जिट करना है, बट फिर ये लगता है कि अगर हम नई जगह जाएंगे अब नई स्ट्रीम में तो फिर हमें बिल्कुल फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा, तो वो हमारा साल खराब होता है। तो इसीलिए ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आपको दिए गए। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, higher education institutions are encouraged to offer multidisciplinary courses with flexibility for student to choose their preferred subject। ठीक है, अगेन वही चीज कि मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा हूं बट एट द सेम टाइम मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी है। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, this will define the learning outcome of higher education program ensuring the flexibility and choice for student। क्योंकि लर्निंग आउटकम बहुत पुअर है, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, ठीक है, सिर्फ कोर्स कराए जा रहे हैं, डिग्री दी जा रहे हैं, बट वो फ्रेमवर्क इतना वीक है कि आप प्रॉपरली उनके आउटकम को असेस कर नहीं पा रहे हो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा विच विल अलाउ द स्टूडेंट टू एक्यूमुलेट द क्रेडिट्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसफर देम व्हेन नीडेड टू कंप्लीट ए डिग्री। अगर मैंने 1 साल भोपाल से किया, उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया, फिर मैं दिल्ली आ गया, सेकंड थर्ड ईयर मैंने यहां से किया, तो मेरे जो पुराने क्रेडिट हैं वो कैरी ऑन रहेंगे और वो सब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टोर रहेगा। Phasing out affiliated colleges. It aims to phase out the affiliation system, giving more autonomy to colleges and converting them into degree granting autonomous colleges। ठीक है, जैसे एक एक यूनिवर्सिटी के अंडर में 200 कॉलेजेस भी होते हैं, राइट। अब हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ जो क्यूरिकुलम है या एग्जाम का जो एग्जाम का असेसमेंट प्रोसेस है वो एक किसी पर्टिकुलर कॉलेज को पसंद नहीं आ रहा है, उसे लग रहा है कि ये सब वेस्ट जाएगा बच्चों की लाइफ में, वो अपना खुद का कुछ डिजाइन करना चाहता है ताकि बच्चों को अच्छी स्किल्स दे सके, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, बट उस कॉलेज को वो ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि उसको एफिलिएशन तो लेना है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है। तो ये फेज आउट करना है हमें एफिलिएशन सिस्टम, ताकि उस कॉलेज के पास ज्यादा ऑटोनॉमी हो, वो अपने क्यूरिकुलम अपने असेसमेंट अपने हिसाब से डिजाइन कर सके और बच्चों को और बेटर स्किल दे सके ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सके, राइट। तो ये हो गए कॉलेज लेवल के रिफॉर्म। थर्ड, टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बाय 2030 मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। अब मैं पर्सनली ये मानता हूं एटलीस्ट ये बीएड को बिल्कुल खत्म करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग इज लाइक जिसके पास एबिलिटी हो वो आके पढ़ा सकता है। नाउ डोंट टेक इट रॉन्ग, बट बीएड के कोर्सेज की हालत बहुत बुरी है, इनके टीचर्स हमने देखे, आप कहीं भी रिक्रूटमेंट होता है जब बीएड इसमें टीचिंग के लिए, तो वहां देखा था बिहार में लाखों ज्वाइनिंग लेटर बांट दिए गए, बट जब उनसे पूछा गया दे डोंट हैव इवन आइडिया अबाउट कि डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं बिहार में, तो ऐसे टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे। बीएड एक ऐसी डिग्री बन के रह गई बस घर बैठे आप कर लो,
मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बुरे हैं, बट मेजोरिटी इसी वजह से स्कूल लेवल पे जो टीचिंग क्वालिटी है गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत बुरी है। फिर हमारे पास कहीं कहीं इस तरह से वीडियो आते हैं, टीचर सो रहा है, बच्चों से मसाज करा रहा है, बच्चों से हवा करवा रही है टीचर, कहीं नेल पेंट लगवा रही है, इस तरह की चीजें निकल के आती हैं, राइट। तो ये जो बीएड डिग्री का मिनिमम ये क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी, ये ठीक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि टीचिंग में बेस्ट लोग जाने चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सी डिग्री करके आए हैं। द ओनली थिंग इज कि उनमें टीचिंग स्किल्स है नहीं, बट एनीवे यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है बाय 2030 हम मिनिमम क्वालिफिकेशन करेंगे टीचिंग के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल इंक्लूड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, एक्सपोजर टू द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है? टीचर विल एक्सेस to regular training program and professional development opportunities to stay updated with the latest pedagogical practices, राइट। ये बात हो गई टीचिंग की। अब चलते हैं वोकेशनल की, यानी कि जिन बच्चों को लगता है ये बुकिश नॉलेज, ये क्लासरूम टाइप की टीचिंग मुझे नहीं समझ में आती, आप मुझे प्रैक्टिकल बताइए करना क्या है लाइफ में, ठीक। तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग अलाउ कर दी जाएगी आफ्टर क्लास 6। स्टूडेंट्स विल इंट्रोड्यूस टू वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम क्लास 6 with internship being a key component of the curriculum. Integration with mainstream education. Now, vocational education will be integrated into mainstream education, making it essential part of the curriculum rather than an optional or marginal choice. ठीक है, ऐसा नहीं है कि या तो ये या तो वो, आप मेन स्ट्रीम के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि उसकी वैल्यू भी उतनी ही मानी जाएगी आपकी जितनी की एक प्रॉपर डिग्री की मानी जाती है या 12th क्लास के रिजल्ट की मानी जाती है। टेक्नोलॉजी का यूज करना है हमें एजुकेशन में, तो इसके लिए हमने बनाया है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। जस्ट अ सेकेंड। National Educational Technology Forum. This is a dedicated platform to facilitate the exchange of ideas on use of technology in education. यहाँ पे सिर्फ आइडियाज एक्सचेंज किए जाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी को कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिजिटल लर्निंग, एम्फेसिस ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू improve educational outcomes. Digital content being developed into multiple languages. Third is e-learning and online education. This policy promotes online learning platforms and digital education, recognizing the importance of technology in education, especially in context of COVID pandemic. ठीक है, उस टाइम जब कोविड आया था और ये टेक्नोलॉजी लॉन्च ये पॉलिसी हमने लॉन्च की थी 2020 में, तब ये जरूरी भी था कि हम ऑनलाइन और ई लर्निंग को ज्यादा प्रमोट करें। एक्विटी एंड इंक्लूजन, अभी जेंडर वाइज भी है और वल्नरेबल सेक्शन या डिसेबिलिटी वाले जो हो गए बच्चे, ठीक है, एससी एससी के जो हो गए, ट्राइब्स हो गए स्पेशली, ठीक है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। जेंडर इंक्लूजन फंड, इसके लिए स्पेशल फंड सेटअप किया जाएगा टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटी। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। रीजन्स विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप विल रिसीव टारगेटेड सपोर्ट। ऐसे रीजन्स में जहां पर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे कि कोई माइनिंग डिस्ट्रिक्ट होती है, उसमें ऑब्वियसली बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसी जगहों पे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। एजुकेशन फॉर ऑल, ensuring एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू रेगुलर स्कूलिंग सिस्टम। गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप की जाएगी। ये एक सिंगल रेगुलेटर होगा फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन सेक्टर, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, क्योंकि उनको सेपरेटली रेगुलेट करना जरूरी है। दिस विल हैव 4 वर्टिकल्स फॉर रेगुलेशन, दूसरा एक्रेडिशन के लिए, तीसरा फंडिंग के लिए और चौथा एकेडमिक के स्टैंडर्ड्स के लिए, राइट। ऑटोनॉमी फॉर इंस्टीट्यूशन, now they will be given greater autonomy in terms of curriculum design। आप बेटर curriculum डिजाइन कर सकते हो तो करो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। Light but tight regulation, the policy promotes a regulatory framework that ensures academic and administrative quality while providing institution with freedom to innovate। रिसर्च एंड इनोवेशन, इसके लिए हमने बनाया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दिस विल बी एस्टैब्लिश्ड टू फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्ड कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इस पे हम ऑलरेडी मेंस 450+ में एनआरएफ पर लेक्चर कर चुके हैं। होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स अप्रोच, दिस पॉलिसी प्रमोट ए ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन विद क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू हायर एजुकेशन। असेसमेंट रिफॉर्म, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ नाम की डिग्रीज हो रही हैं, असेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, एग्जाम होते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं और चले जाते हैं। नेशनल असेसमेंट सेंटर, परख, परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट,
रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सेटअप किया जाएगा टू मॉनिटर द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम इन इंडिया। सेकेंड इज शिफ्ट फ्रॉम एग्जाम टू कंटिन्यूअस असेसमेंट। नो दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम आएगा जब पढ़ लेंगे, ओके, साल भर तो मस्ती मारते रहते हैं बच्चे, बट हमें कंटिन्यूअस असेसमेंट देखना है, हर मंथ की बच्चा कितना सीख रहा है, क्या कर रहा है। दिस पॉलिसी एडवोकेट फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ओवर हाई स्टैक बोर्ड एग्जाम with an emphasis on formative assessment that foster learning. ग्लोबल आउटरीच, यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा वर्ल्ड के टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को टू सेटअप कैंपस इन इंडिया एंड प्रमोट इंडियन इंस्टीट्यूट्स टू एस्टैब्लिश कैंपस अब्रॉड, राइट। जैसे हमारे आईआईटी मैड्रास ने कैंपस लगाया अब्रॉड में, राइट, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की डाइकिन यूनिवर्सिटी ने हमारे यहाँ गिफ्ट सिटी में खोला है। कैन यू टेल मी कि ये आईआईटी मैड्रास ने कहाँ कैंपस लगाया है? हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया ना कई बार। कि अफ्रीकन कंट्री से हमें आउटरीच बढ़ानी है, एंड सिर्फ अफ्रीकन कंट्री नहीं, हमने एक वेस्ट एशिया में भी एक कंट्री में आईआईटी ने कैंपस खोला है, आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है, वो भी बताइएगा। चलिए पीएम श्री को जान लेते हैं, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू डेवलप मॉडल स्कूल्स। अब देखिए यहाँ पे बात तो कर रहे हैं डेवलप मॉडल स्कूल, बट सच्चाई ये है कि जो सरकारी स्कूल है ना, उन्हीं को बस पीएम श्री का नाम दिया जा रहा है, और वो भी पता है उसमें ऐसे सरकारी स्कूल चूज किए जा रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। जबकि आपको तो ऐसे स्कूल चूज करने चाहिए ना जो ऑलरेडी पीछे रह गए हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, जहां बच्चे अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। आपको तो उन्हें अडॉप्ट करके बेटर बनाना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जो सबसे अच्छे स्कूल हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में, उन्हीं को अंडर आप पीएम श्री बना रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का गुस्सा फिर जायज भी है, right? The scheme aims to upgrade and modernize existing schools, ensuring they align with the vision and objective of NEP 2020. First, model schools for NEP implementation. They will be designed to implement the key components of National Education Policy 2020. कौन से components? यही 5+3+3, ठीक है, curriculum structure, foundational literacy, numeracy, promote experimental, holistic learning, integrated vocational education for early age, जो भी फीचर्स हमने ऊपर पढ़े नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। सेकेंड इज इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज। स्कूल विल बी इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड वगैरह, मॉडर्न लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, डिजिटल रिसोर्सेज एटसेट्रा। Focus on green and sustainable practices. It will incorporate sustainable practices and eco-friendly infrastructure. It will focus on energy conservation, water management, waste reduction, promote environmental awareness among students, etc. Inclusive education, that is equitable as well as inclusive, यानी कि आपको सभी स्टूडेंट्स की नीड को कैटर करना होगा, चाहे वो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हो या फिर डिसेबल हो, ठीक है, सबको क्वालिटी एजुकेशन देना है। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को स्कूल के करिकुलम में। इट विल एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। टीचर्स ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पर। सो यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा दैट दे आर इक्विप्ड विद लेटेस्ट पेडागोगिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, एक वो इनोवेटिव तरीका होता है ना बच्चों को सिखाने का। पीएम श्री विल रिसीव रेगुलर ट्रेनिंग टू अलाइन देयर टीचिंग मेथड्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी, सॉरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग, ठीक है। अब ये सब आप खुद पढ़ सकते हो, कि ऊपर हमने सेम चीज ही डिस्कस की, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन एंड स्केल, सिलेक्शन ऑफ स्कूल, यही मेन चीज है, यही मेन प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट्स की, कि हमारे जो सबसे बेस्ट स्कूल्स हैं उन्हीं को लेकर आप टैग कर दे रहे हो, ये पीएम शुरू स्कूल हो गया। आप लीजिए जो स्कूल खराब हैं, जो पीछे रह गए, एग्जिस्टिंग स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल हो सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड हो सकते हैं, या दोज मैनेज बाय लोकल बॉडीज, दे विल बी सिलेक्टेड फॉर अपग्रेडेशन इनटू पीएम श्री स्कूल। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया इंक्लूडिंग स्कूल्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, विलिंगनेस टू इंप्लीमेंट एनईपी 2020 गाइडलाइन। और यही बात तमिलनाडु को आज के आर्टिकल में बोली है गवर्नमेंट ने कि आप पहले ये एनईपी को फॉलो कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग फंड देंगे। This initiative will be implemented in phases with a target of upgrading around 14,500 schools across the country. It will act as a lighthouse school, influencing, guiding other schools in their respective regions. Goal and impact. It aims to create a network of high quality, inclusive and equitable schools across India. By aligning these schools with NEP vision, the government seeks to improve the overall quality of education and ensure the students are prepared for challenges of the future. Okay? तो पीएम श्री समझ में आ गया, एनईपी समझ में आ गया, राइट। तो वी आर डन विद दिस आर्टिकल, वो भी इन डिटेल। चलिए अगले इंपॉर्टेंट न्यूज पे बढ़ते हैं।
गवर्नमेंट से क्रीमी लेयर नॉट एप्लीकेबल फॉर एससी एसटी कोटा। अब मैंने आपको उस दिन भी एम्फेसाइज किया था कि इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए इस जजमेंट को, यहाँ पे क्रीमी लेयर की बात नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसने कहा है सब क्लासिफिकेशन करना है, क्रीमी लेयर की बात नहीं की गई है। राइट, अगर 15% कोटा है एससी का तो उसे डिवाइड कर दीजिए, 3% जो बहुत ज्यादा पीछे रह गए उन कम्युनिटीज को, 4% जो थोड़े से बेटर हो, 5%, ठीक है, इस तरीके से सब क्लासिफाई करना है। जो फॉरवर्ड कास्ट है उनमें जैसे पासी, ठीक है, डाबी, इन सबको आप लिमिट कर दीजिए कि आप 3% शेयर में ही रहेंगे विद इन योर एससी कोटा। बाकी 4% दूसरी बैकवर्ड एससी कम्युनिटीज को, 5% उनसे भी ज्यादा बैकवर्ड एससी कम्युनिटीज को। और यही गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि क्रीमी लेयर इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एसटी कोटा। ठीक है, तो मिसगाइड नहीं होना, क्रीमी लेयर की बात नहीं हुई है अभी एसटी एससी में, सब क्लासिफिकेशन की बात हुई है। No creamy layer distinction would be applied within quota of jobs and seats in education institution reserved for SCs. Right? यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज ने अपने उसमें रूल बना दिया था कि हिजाब पहन के नहीं आना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। उसका ये कहना है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, क्योंकि क्या आप बिंदी लगाने पे मना कर देंगे? ठीक है, क्या आप तिलक लगाने पे मना कर सकते हैं स्कूल कॉलेजेस में? ठीक है, तो वे हिजाब पे भी कैसे मना कर सकते हो? तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप अलग अलग कल्चर, अलग अलग बिलीफ के लोगों को इंटीग्रेट होने दीजिए एक दूसरे से। सुप्रीम कोर्ट स्टेड ए डायरेक्टिव इशूड बाय प्राइवेट कॉलेज इन महाराष्ट्र प्रोहिबिटिंग मुस्लिम women स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग हिजाब और अदर सिंबल्स ऑफ देयर फेथ इन कैंपस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा, विल यू बैन स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग बिंदी और तिलक? जस्टिस खन्ना said स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू मिंगल एंड स्टडी टुगेदर। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि ये सब ऑर्थोडॉक्स के निशान है, बुर्का पहनना या हिजाब पहनना, तो आप एजुकेशन लेने दीजिए, उसके बाद इंसान को खुद डिसाइड करने दीजिएगा फ्यूचर में कि उसको अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है। राइट, बट अगर आप इस बेसिस पर उसको एजुकेशन से ही दूर कर देंगे तो फिर वो और ऑर्थोडॉक्स होते चले जाएंगे। आई एग्री कि हिजाब या बुर्का ये सब वेस्ट एशिया का कल्चर है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का था, तो ये सब वहाँ डेवलप होता चला गया। बट इंडिया ने चलो जैसे भी अपनाया, बट ये पर्सन टू पर्सन आप छोड़ दीजिए कि आप एजुकेशन लीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ऑब्वियसली वेस्ट एशिया में भी कई लोग फीमेल्स हैं जो नहीं पहनती वहां ना हिजाब ना बुर्का, बट वो आप पर्सन पे छोड़ दीजिए। ऑपोजिशन पार्टीज प्रिपेयर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। अब पहले ये बताइए, क्या इज देयर अ प्रोविजन फॉर नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट? नहीं, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ नो कॉन्फिडेंस, इट इज कॉल्ड एक्चुअली इम्पीचमेंट। ये चाहे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर उनके रिमूवल की आप बात कर रहे हो तो आप इम्पीचमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यों हुआ? क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ इन द कैपेसिटी ऑफ एज अ राज्यसभा चेयरमैन, इनका बिहेवियर काफी बायस देखा गया है। आज से नहीं, जब से बने काफी बायस। एंड इनकी सबसे गंदी आदत ये है कि जब कोई मेंबर कुछ ऐसा बोल रहा हो जो इनकी बिलीफ के अगेंस्ट हो, तो ये उसको पर्सनल अटैक जैसा कुछ करने लगते हैं। ठीक है, उनके पर्सनल मैटर्स पे कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं वहां। राइट, तो चलिए इसको जानते हैं आखिर ये इशू क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर क्या बातें हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। The vice president can be removed from office through a formal process of impeachment rather than a no confidence motion, which is primarily used against the Council of Minister of Lok Sabha. No confidence motion हम यूज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है इनका? तो ये आर्टिकल 67B, आर्टिकल 67B of Indian Constitution outlines the removal of vice president if अगर आप एक रेजोल्यूशन लेके आते हो, जो कि ये लोग लेके आएंगे, ऑब्वियसली उसको 50 मेंबर से सपोर्ट हो मिलना चाहिए पहले। ठीक है, अगर ये सपोर्ट करते हैं, आप एक रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो राज्यसभा में। अगर वो पास हो जाता है बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप से यहाँ से क्या मतलब है? इफेक्टिव मेजोरिटी हम किसको कह रहे हैं? ये सब आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। राइट, कई तरह की मेजोरिटी होती है। ये सब मैं आपको कराऊंगा। आज से हम लोग पॉलिटी का स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन शुरू कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे। Of course, it is paid revision, paid course, not free. Effective majority is like कि राज्यसभा की जितनी टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, जैसे 230 मेंबरशिप है, तो इस 230 के हिसाब से 116 वोट फेवर में आने चाहिए। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे 20 वैकेंसीज हैं अभी, ठीक है, मेंबर नहीं है,
ठीक है, तो 20 वैकेंसी यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ 210 ही मेंबर प्रेजेंट है, लेकिन तब भी आपको 210 में से 116 वोट अपने फेवर में लाने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो वैकेंसी है यहाँ पे, ये सीट खाली पड़ी है तो हम 105 हो जाएगा यहाँ पे मेजोरिटी। नो नो नो, इफेक्टिव मेजोरिटी की बात की जा रही है, यानी कि राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैकेंसीज और वॉट एवर, राइट, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजोरिटी। तो हमें इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट इज 230, एंड एग्री टू इट बाय लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, लोकसभा को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ एग्री करना है। ऑब्वियसली पास नहीं हो पाएगा अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, क्योंकि अपोजिशन पर मेजोरिटी नहीं है, बट आप मेथड समझ लीजिए। ठीक है, 50 मेंबर साइन करेंगे उसको, तब जाकर ये रेजोल्यूशन मूव हो सकता है। उसके बाद राज्यसभा से आपको इफेक्टिव मेजोरिटी लेनी होगी, उसके बाद लोकसभा से आपको सिंपल मेजोरिटी लेनी होगी, राइट। नोटिस रिक्वायरमेंट, आपको अगर ऐसा नोटिस देना है कि हम ऐसा रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस देना होगा एडवांस में। Constitution does not explicitly use the term impeachment for the removal of vice president, okay, but the process is somewhat similar। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ना impeachment वर्ड यूज हुआ है ना नो कॉन्फिडेंस, सिंपल सा एक बात कहा गया है कि रिमूव करना है अगर आपको, तो इस तरीके से आप एक रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो। ग्राउंड्स क्या होंगे रिमूवल के इनके? Again, Constitution does not specify any ground for removal of Vice President. The decision to move a resolution lies with the members of Rajya Sabha as they may do so far reason they deem fit। ठीक है, तो इनके यहाँ पे जो रीजन दिए गए हैं वो यही है कि इनका बायस्ड बिहेवियर देखा जा रहा है। कई बार ऑपोजिशन के मेंबर जब बोल रहे थे माइक ऑफ करवा देते हैं ये। सेकंड, कि ये पर्सनल अटैक करते हैं लोगों पर, पर्सनल कमेंट करते हैं, राइट। रोल ऑफ हाउस है राज्यसभा, सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा, रेजोल्यूशन यही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड इट शुड बी पास विद इफेक्टिव मेजोरिटी। लोकसभा को तो अगर राज्यसभा ने पास कर दिया रेजोल्यूशन, तो लोकसभा को तो सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से एग्री करना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द पार्लियामेंट्री मोशन टिपिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नो लॉन्गर हैज कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू वाइस प्रेसिडेंट, राइट। सो वी आर डन विद दिस। प्रिविलेज मोशन, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, क्या क्या प्रिविलेज दिए जाते हैं मेंबर्स को भी और कलेक्टिवली हाउस को भी। ठीक है, तो हमने प्रिविलेज मोशन वगैरह सब पढ़ लिया। मैं आपको 4-5 टॉपिक्स मैंने बार बार इंसिस्ट किए, ये तैयार करके रखिएगा मेंस के लिए। प्रिविलेजेस हो गए हाउस के, इंडिविजुअल्स के, एथिक्स कमेटी वगैरह के बारे में बात कर लीजिएगा, ठीक है, कि कोडिफाई नहीं किया गया है कभी इन सब चीजों को, राइट। उसके बाद स्पीकर काफी कंट्रोवर्सी में रहे काफी टाइम से, मनी बिल काफी इशू में रहा है पिछले 4-5 साल में। सिमिलरली गवर्नर को लेके काफी सारे इश्यूज रहे हैं, और दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में फिजिकल रिलेशन, ठीक है, मैंने फिजिकल फेडरलिज्म पे मेंस 450 में एक लेक्चर बनाया हुआ है। ये 6-7 टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के मेंस के लिए। इंडिया टू रोल आउट न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अभी तक हम लोग टीबी के लिए जो यूज करते हैं ना, जो भी मेथड्स इनको ठीक करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो चलता है 18 से 24 महीने। ठीक, बीच में पेशेंट ठीक होने लगता है जब 6 महीने 10 महीने के बाद, तो वो क्या करता है अपने ट्रीटमेंट को छोड़ देता है बीच में, कंप्लीट नहीं करता, और फिर वो टीबी रिपीट होता है। और उसके बाद हम लोग इतना लंबा डोज चलाते हैं इसका कि कई बार क्या होता है कि जो ड्रग्स होती हैं ये थोड़ा सा चेंज होके वो रेजिस्टेंट बन जाता है, राइट, ये रेजिस्टेंट बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कई बार वैक्सीन ड्राइव्ड टीबी भी होता है, राइट। तो यहाँ पे एमडीआर टीबी एंड एक्सडीआर टीबी बी ट्रीटेड विद बीपीएएल। ठीक है, इसकी हमने पहले भी बात की थी कि ये क्या है। तो बीपीएएल स्टैंड्स फॉर ऑल ओरल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 ड्रग्स, दैट इज बेडाक्यूलिन, प्रिटोमेनेट एंड लाइनसोलेट। ठीक है, इन 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है बीपीएएल। ठीक है, इसको यूज किया जाएगा क्योंकि इसने काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए और इसके बेनिफिट्स हैं काफी सारे। फर्स्ट, कि जो टाइम 18 से 24 महीने लगता था, ये सिर्फ 6 मंथ चलेगा ये डोज, और आप ठीक हो जाओगे। सेकेंड, ये चीपर है बाकी के मेथड से, इसने काफी गुड रिजल्ट शो करे हैं पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन में जो ट्रायल हुए। दूसरा, कि पहले जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसमें 14 डिफरेंट ड्रग्स यूज करने पड़ते थे, यहाँ पे हम सिर्फ 3 ड्रग्स यूज कर रहे हैं, विच इज बेडाक्यूलिन, प्रेटोमोनाइट एंड लाइनसोलेट। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा टीबी एलिमिनेशन पे मैंने आपके साथ पूरा मेंस 450 प्लस में प्रोग्राम किया हुआ है, और उसके नोट्स मैंने अभी यहाँ पर इसमें भी इंक्लूड कर दिए हैं, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, राइट। तो वो आप लोग इसी नोट्स में सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए यूट्यूब में, आपको प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा ऑन ट्यूबरक्लोसिस।
India is getting ready to roll out BPAL regimen for all multi-drug resistant TB and extensively drug resistant TB. क्योंकि हम लोग ये इतने सारे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, जब 14 डिफरेंट टीबी ड्रग्स, तो कई बार रेजिस्टेंस आ जाती है शरीर में कि अब वो ड्रग्स असर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने टीबी को तो टैकल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एमडीआर टीबी एंड एक्सडीआर टीबी इनको टैकल करना ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम लोग अब ये नया मेथड लेकर आए। न्यू ड्रग रेजिमेन इंडिकेटिंग गुड रिजल्ट्स, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर चुके हैं हम कवर, नोट्स दे दिए हैं मैंने यहाँ पर भी। और ये नाट, नाट क्या है? नाट एक तरह का टेस्ट है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, और नाट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज ए मॉलिक्यूलर टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द डीएनए ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स इन ए स्प्यूटम और अदर रेस्पिरेटरी सैंपल। ठीक है, तो नाट इज अ टेस्ट जिससे हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं। चलिए मैं आपको इसके नोट्स दिखा देता हूं एक बार। ऑलराइट, ये पूरे फीचर्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं मैंने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का, कि हमारा विजन क्या है। तो हमारा विजन है कि बाय 2025 हमें इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब ये नहीं कि बीमारी बिल्कुल आएगी नहीं, उसका मतलब ये है कि हमें जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं टीबी के, दे शुड बी रिड्यूस टू लेस देन 1 केस पर लैक पॉपुलेशन पर ईयर, तब भी ये एलिमिनेट मान लिया जाएगा। ठीक है, फ्री यूनिवर्सल केयर देने की बात की है हमने, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी लेके आए हैं हम इसके लिए, जैसे कि डॉट्स आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे टीबी में, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। ठीक है, निक्षय पोर्टल बनाया है हमने इसके लिए, ताकि सारे पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल जो होंगे वो यहाँ पे अपडेट करेंगे रियल टाइम डेटा, ताकि हमें पता हो कि कितने पेशेंट्स हैं। राइट, उसके बाद इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, इसके लिए निक्षय पोषण योजना भी लेकर आए हम लोग। कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवेयरनेस, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, रिसर्च इनोवेशन, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, टारगेटेड इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये सब चीजें लेकर आए। ठीक है, ये सारी बातें हमने उस लेक्चर में कर ली थी, नोट्स आपके सामने सेल्फ रीड कर सकते हैं आप, या फिर वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, तो इसने क्या अचीव किया है अभी तक इस प्रोग्राम ने, और क्या चैलेंजेस हैं इसके बाद भी। सो डेस्पाइट द प्रोग्रेस, इंडिया स्टिल हैज द हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी ग्लोबली। चैलेंजेस सच ए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, जिसको हम क्योर करने के लिए BAPL लाए। ठीक है, टीबी, HIV को इन्फेक्शन, सोशल स्टिग्मा, ये सब चैलेंजेस हैं इसके लिए। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, तो इसको आप क्योर करने के लिए हम लोग ये सिस्टम लेकर आए नया। ठीक है, तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। सो डन विद दिस टॉपिक, आगे चलते हैं। रेफ्यूजी राइट्स, यहाँ पे इन्होंने रेफ्यूजीज के राइट की बात की है, मोस्टली इन जेंडर पर्सपेक्टिव। सो इतने बड़े आर्टिकल में इन्होंने सिर्फ 5 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जो हमारे यूपीएससी में काम आ सकते हैं, तो हम सीधे उन पॉइंट्स पे चलते हैं। फर्स्ट, gender impact of displacement. Refugee women often bear disproportionate responsibilities and face higher risk of physical and mental health issues including PTSD, anxiety, depression, etc. ठीक है, तो रेफ्यूजीज जब डिस्प्लेस होते हैं तो उस पर ज्यादा बर्डन विमेन पे पड़ता है। ठीक है, बच्चों को भी उन्हीं को संभालना है, खाने वगैरह का भी ध्यान उन्हीं को देना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, फिर उनकी पर्सनल हाइजीन एंड ऑल दोस थिंग्स। Second is barrier to mental health care. Refugee women in India struggle to access mental health services due to legal exclusion, financial constraint, social stigma, and lack of awareness or support system. Legal protection. While India has ratified UN Convention on Right of Person with Disabilities and enacted Right of Person with Disabilities Act, these protections are not fully extended to refugees, leaving many vulnerable. Structural gap. The absence of specific legislation for refugees, हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है रेफ्यूजीज के लिए। ठीक है, हमने नहीं बनाया कभी, जबकि हमने कन्वेंशन साइन करे थे, लेकिन हमने नहीं बनाया कभी। Absence of specific legislation for refugees and lack of integration of refugees with disabilities into existing policies highlight a critical need for reform. Fifth is international commitment. The passage argues for importance of aligning India's domestic policies with international commitment, including UNCRPD, जो refugees का convention है, and Sustainable Development Goal to ensure that refugee women with disabilities are not left behind. Okay, बस ये 5 पॉइंट्स इन्होंने काम के दिए थे इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं। ये सब आज ये ग्राउंड जीरो सब बकवास आता है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता यूपीएससी में। बिल प्रपोजिंग फॉर नॉमिनी टू बैंक अकाउंट टेबल्ड इन लोकसभा। अब ऑब्वियसली बात है कि अभी बिल फेस में है, तो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बिल है जो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, वो मैंने आपको इसके साथ 2-3 और टॉपिक, जैसे जम्मू कश्मीर में 5 साल हो गए इसको रिपील किए हुए आर्टिकल 370 को। मैंने 3 टॉपिक्स आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किए थे, जो कि वीडियो आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है अंडर द पेड कोर्स। ओके, वो मैंने यूट्यूब पे नहीं अपलोड किया है। चलिए, यहाँ पर ये बिल क्या करने वाला है। दिस विल सीक टू इम्प्रूव गवर्नेंस
Standards provide consistency in reporting by banks to RBI and ensure better protection for depositors and investors, improve audit quality in public sector banks, provide for extending tenures of directors in cooperative banks. तो ये सारे रिफॉर्म चेंजेस किए जाएंगे अंडर दिस बिल। ठीक है, बिल का नाम है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। अब ये काफी सारे एक्ट को अमेंड करेगा, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 इसको भी अमेंडमेंट किया जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसको भी अमेंड किया जाएगा, एसबीआई एक्ट 1995, इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1980। तो ये इन 5 एक्ट को अमेंड करेंगे हम अंडर दिस बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल। द बिल सीक टू ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। ठीक है, कई बार होता है कि हम लोगों ने भी बचपन में अकाउंट वगैरह खुलवाए होंगे पेरेंट्स ने, तो हमने फिर पता ही नहीं है हमें उस अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो हो सकता है उसमें आपके कुछ पैसे पड़े हो, 500, 1000, वॉट एवर, तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाता है आपका। It seeks to transfer the unclaimed dividend, share and interest or redemption of the bonds to Investor Education and Protection Fund to allowing individuals to claim transfer and refunds from the fund and safeguard investors' interest। जब ये बिल आएगा, पास हो जाएगा, तब इसकी बात कर लेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए हैं उसने। अभी के लिए ये आपकी टेंशन की वजह नहीं बनना चाहिए। कॉटन कल्टीवेशन विल बी लोअर दिस सीजन बिकॉज यील्ड कम हुई है। अब एक तो इसको लेकर कॉटन जब आपके दिमाग में आता है, तो कल भी मैंने आपको कॉफी के कंटेक्स्ट में भी सेम बातें बताई थी। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ग्रो किया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेम चीज जब बाद में प्रीलिम्स के टाइम एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना 12th की, तो सारे क्रॉप एक साथ याद नहीं होंगे कि कौन को क्या चाहिए ग्रो होने के लिए। अभी से करते चलो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कि जब भी एक कॉटन की बात आती है, हमारे दिमाग में एक वर्ड जरूर आता है, वो है ये पिंक बॉलवॉर्म। इसने बहुत परेशान किया है, इसने हमारे प्रोडक्शन में बहुत गिराया है। और दूसरा जीएम कॉटन, वो है जिसने इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, स्पेशली इन गुजरात। ओके, तो इस साल क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंडिया कॉटन कल्टीवेशन हैज डिक्लाइंड। क्यों? बिकॉज क्रॉप यील्ड पर हेक्टेयर डिक्रीज हो गई है। वर्ल्ड का एवरेज देखिए जरा, हमारे यहाँ हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें एरिया नहीं बढ़ाना है क्रॉप के अंडर में, हमें यील्ड बढ़ानी है पर हेक्टेयर। वर्ल्ड ग्रो करता है एवरेज 800 केजी पर हेक्टेयर, इंडिया कितना ग्रो करता है? 480 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, तो यील्ड बढ़ाने पे ध्यान देना है। इंडियन फार्मर अर्न करता है 90,000 पर हेक्टेयर, और ऑस्ट्रेलिया का फार्मर देखिए 5 लाख रुपीज पर हेक्टेयर। ये उतना ही लैंड है दोनों के पास, लेकिन उनका यील्ड देखिए और हमारा देखिए। इवन एरिया अंडर कॉटन भी ड्रॉप हुआ है लास्ट ईयर से, और जो क्रॉप ग्रो हुए उनका साइज भी देखिए। द क्रॉप साइज हैज रिड्यूस इन द नॉर्दर्न रीजन ऑलमोस्ट 35% ड्यू टू पिंक बॉलवॉर्म इन्फेस्टेशन। इसने यही हरकत की है कि क्रॉप का जो साइज ही था वही छोटा कर दिया है। गुजरात कॉटन यील्ड स्लाइड ड्रास्टिकली likely due to irregular rain. Government has increased MSP for the raw cotton by 500 per quintal for season 24-25 सीजन। ठीक है, तो अब कॉटन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जैसे कल हमने कॉफी को तैयार किया था, राइट। फर्स्ट, टेम्परेचर कितना चाहिए इसको? इसको चाहिए 21 से 30 डिग्री की रेंज का टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप। ओके, और पंजाब में यही एक मेन रीजन बनता है जब हीट वेव आती है। रेनफॉल, it needs moderate rainfall, ideally 60 to 100 सेंटीमीटर ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। However, excessive rainfall, जैसे अभी हमने गुजरात का देखा, वहां पे डैमेज एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से हुआ। एक्सेसिव रेनफॉल एंड प्रोलॉन्ग ड्रॉट कैन बी डेट्रीमेंटल, एग्जांपल इन गुजरात। ठीक है, ऊपर वाला पंजाब में देखने को मिलता है, नीचे वाली प्रॉब्लम गुजरात में देखने को मिल रही है। इरिगेशन इज एसेंशियल इन रीजन्स विद इनसफिशिएंट रेनफॉल, जैसे महाराष्ट्र में। सॉइल, कॉटन थ्राइव्स इन वेल ड्रेन डीप ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगर सॉइल कहते हैं, इसलिए हमारा महाराष्ट्र गुजरात में काफी सारा होता है क्योंकि वो सारा लावा प्लेट्यू से बना हुआ है। विच इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट एज फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। इट ऑल्सो ग्रो इन एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे पंजाब में, रेड एंड लेटराइट सॉइल इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट एज वेल। ग्रोइंग सीजन, ये खरीफ क्रॉप कहलाता है हमारा। मेथड क्या है इसके ग्रो करने के? तो सोइंग के थ्रू कर सकते हो आप, डिबलिंग मेथड यूज कर लीजिए या ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज कर लीजिए। इरिगेशन, कॉटन इज ए ड्रॉट टॉलरेंट टू सम एक्सटेंट, ठीक है, बट उसके बाद भी इसको टाइमली इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, बॉलवॉर्म काफी परेशान किया है इसने। बैक्टीरियल ब्लाइट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग बीटी कॉटन वेराइटीज हैव बीन अडॉप्टेड टू मिटिगेट दीज इश्यूज। हार्वेस्टिंग की बात करें तो इट इज हार्वेस्टेड when the balls burst open, जब वो खुल जाती हैं ऊपर से, revealing the fluffy cotton fiber. Harvesting is typically done manually
ऑल्दो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन सम रीजन। वेराइटीज की बात कर लेते हैं तो काफी टाइप्स की होती है, जैसे शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल। लॉन्ग स्टेपल कॉटन सच एज इजिप्शियन वेराइटी इज प्राइज्ड फॉर क्वालिटी एंड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइन टेक्सटाइल। इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रोडक्शन वॉल्यूम में तो इंडिया ऑब्वियसली बहुत सारा कॉटन प्रोड्यूस करता है। इट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 25% ऑफ ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। ठीक है, हालांकि ये जो आउटपुट है ये वेरी करता रहता है ईच ईयर ड्यू टू ऑल दोस फैक्टर्स जो हमने अभी ऊपर देखे, मॉनसून रेनफॉल, पेस्ट इन्फेस्टेशन, मार्केट प्राइसेस एटसेट्रा। गुजरात गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, ये इंडिया का 30% कॉटन प्रोडक्शन करता है। महाराष्ट्र प्रोडक्शन कम कर रहा है बट सबसे हाई क्वालिटी का कॉटन यहीं पे मिलता है हमें, ठीक है, 20-25% ये भी प्रोडक्शन कर रहा है। तेलंगाना, आंध्रा, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन नोन फॉर कल्टिवेटिंग बीटी कॉटन वेराइटीज। इसके अलावा बाकी स्टेट्स में ही मिलता है। ईल्ड हमने देख ही लिए ऊपर कि हम ईल्ड में ऑस्ट्रेलिया से भी पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, हम यूएसए से भी पीछे हैं ड्यू टू फैक्टर्स लाइक स्मॉल लैंड होल्डिंग, सब ऑप्टिमल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड एरेटिक मॉनसून। यूज ऑफ बीटी कॉटन। बीटी cotton is genetically modified variety resistant to bollworm but widely adopted in India. It now constitutes over 90% of total cotton area, leading to higher yield and reduced pesticide use. ठीक है, तो बीटी कॉटन इंडिया ने बहुत अपनाया, ऑलमोस्ट 90% एरिया में बीटी कॉटन यूज हो रहा है, बट ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इसको बॉलवॉर्म। तो फिर अब हम इसके बाद क्या लेके आए, हम लेके आए एच टी बीटी कॉटन। हालांकि इसको पूरी तरीके से परमिशन नहीं दी गई है ग्रो करने की। चाइना एनवॉय म्यांमार जनता चीफ मीट टू डिस्कस पीस प्रोसेस। अब देखिए चाइना का वही डिप्लोमेसी वाला रूल आ गया, जैसे उसने सुलह करा दी थी ईरान और सऊदी अरेबिया में, फिर वहां पर जाके हमास के सारे फैक्शंस में करा दी, उसी तरह से ये म्यांमार में भी कोशिश कर रहा है पीस प्रोसेस पे डिस्कस करने की। ठीक है, तो चाइना की डिप्लोमेटिक पावर बढ़ती जा रही है डे बाय डे along with its economic and military power। स्पोर्ट्स में हम एक चीज देख लेते हैं कि आखिर क्योंकि अब ओलंपिक्स खत्म होने को है, तो इंडिया ने 2016 में हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही थी कि उसके बाद इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव लॉन्च करे थे कि हम ओलंपिक में अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर पाए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे वो एक बार देख लेते हैं। लॉन्च इन 2014 टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। It aims to identify and support potential medal winners for Olympics and other international sporting events. Athletes under TOPS receive funding for training, coaching, equipment and international exposure. This is one thing. Second is खेलो इंडिया प्रोग्राम लेकर आए हम, 2018 में लॉन्च किया गया। It is aimed at developing grassroots sport infrastructure and talent identification. उसके अंडर में हम खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, ये सारी चीजें लेकर आए ताकि एथलीट्स अपना टैलेंट दिखा सके। यहाँ पर फंड भी स्टैब्लिश किया गया। इट वाज स्टैब्लिश टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। फंड्स फ्रॉम दिस आर यूज्ड टू सपोर्ट एथलीट्स, अपग्रेड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये तीन मेजर इनिशिएटिव्स थे जिन पे हमने काम किया था। इसके अलावा और क्या है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया आप जानते हो, इसी का पूरा काम है, सारी कोचिंग फैसिलिटीज ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना एथलीट्स को। ओलंपिक टास्क फोर्स बनाई गई थी हमने, 16 में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरा रहा था, इसलिए ताकि हम नेक्स्ट 3 ओलंपिक गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें 2020, 2024 एंड 2028 में। ठीक है, फोकस किया गया था ऑन इंप्रूविंग कोचिंग, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड एथलेटिक सपोर्ट सिस्टम। फिट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च की गई थी 2019 में। उसका गोल यही था कि इंडिया में एक स्पोर्ट्स कल्चर, एक फिटनेस कल्चर बढ़ाया जा सके। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहते हैं कि इनके लोगों को अगर ऑफिस आवर में ब्रेक भी मिलता है तो ये लोग चाय पीने नहीं जाते हैं, ये वॉक पे चले जाते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पे वो स्पोर्ट्स कल्चर है, वो ऑस्ट्रेलिया में दिखता भी है, हर स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया आगे है। फिट इंडिया movement aims to promote physical fitness and sports culture across the country to encourage citizens, especially youth, to engage in regular physical activity and sports. बायलेटरल एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किए गए कई कंट्रीज के साथ ताकि स्पोर्ट एक्सीलेंस टू कोलैबोरेट ऑन ट्रेनिंग, कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस। राइट, कई कंट्रीज के साथ जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूनाइटेड किंगडम। इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काफी सारी चीजें की गई, स्टेडियम बनाए गए, ट्रेनिंग सेंटर एंड सो ऑन। इंसेंटिव एंड अवार्ड्स अनाउंस किए गए, जैसे अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये तो अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको हमने बदल दिया है, इसको हमने ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया है। स्पोर्ट्स कोटा दिया गया एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। ठीक है, जैसे अभी हमारे हॉकी के जो सबसे बढ़िया प्लेयर है उनको सरपंच साहब बोला जाता है, मोदी जी ने फोन किया था अभी। ठीक है, इसके अलावा काफी सारों को रेलवे में जॉब दे दी जाती है, पुलिस में जॉब दे दी जाती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशंस फॉर एथलीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब। द इनिशिएटिव एंश्योर्स दैट एथलीट्स कैन परस्यू देयर स्पोर्ट्स करियर्स विदाउट वरिंग अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट।
ओके चलिए अब जरा सा बात हम लोग कर लेते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, जो कि माधवी जी का डाउट था। तो देखिए यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि आपका आपका रडार सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई मिसाइल यहाँ से लॉन्च की गई है, वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, यहाँ तक जाएगी ना, बस तभी तक वो कंट्रोल में रहती है हमारे सिस्टम के। उसके बाद एटमॉस्फेयर से वो फ्री फॉल मोड में आ जाती है, राइट। फ्री फॉल, इसे हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इन्हें जनरली यूज किया जाता है लॉन्ग रेंज के लिए, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर सकती कि सामने वाले का कोई सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसका सेंटर है, हम उस पर गिरा दें। पिन पॉइंट नहीं मारेगी। ये शहरों पे गिरा सकते हो आप, पूरे के पूरे मिलिट्री बेस पे गिरा सकते हो, ब्रॉड एरिया पे गिरा सकते हो। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से रडार जब यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये इसको कई जगह पे इंटरसेप्ट कर सकता है। वो इसको यहाँ इंटरसेप्ट कर सकता है, वो इसको पूरी जर्नी में कहीं भी इंटरसेप्ट कर सकता है, मार जा सकता है। यानी कि एक बात समझिए कि बैलिस्टिक मिसाइल उतनी ज्यादा डेडली नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये वैसे फ्री फॉल मोड में है, इसको गाइड किया नहीं जा सकता यहाँ से। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है, अब क्रूज को आप ऐसे याद रखिए जैसे पानी पे क्रूज चलता है ना, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, वैसे ही ये अर्थ के बहुत करीब चलती है। यहां से लॉन्च की गई है तो ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, सरफेस के काफी क्लोज चलेगी, एटमॉस्फेयर में नहीं एंटर करेगी। अब ये इस रडार सिस्टम यानी कि अपने टारगेट के बहुत करीब आ जाएगी ना, तब जाके डिटेक्ट होगी। अब अगर इसमें आपने बहुत हाई स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड तक की मिसाइल यूज की है, तब तक तो आप डिटेक्ट करोगे, जब तक तो ये इसको हिट कर देगी, राइट। तो ये इसका पहला बेनिफिट है कि ये काफी ग्राउंड के करीब चलती है। दिस इज फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है इसका है कि इसको आप बिल्कुल एंटायर जर्नी तक गाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे सपोज कि यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज आ गई बीच में, तो आप इसको पूरा गाइड कर सकते हो कि ये ऊपर से होके फिर नीचे आके फिर जाएगी। इसको गाइड कर सकते हो, ये फ्री फॉल मोड में नहीं चल रही, इसको हम बिल्कुल एंड तक गाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये ज्यादा डेडली होती है, राइट। ये तीन डिफरेंसेस याद रखिएगा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में। अब ब्रह्मोस हमारी क्या है वो आप बताइए, बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है? ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।